बीसीएस फर्स्ट पेपर के मेंस में आए हुए क्वेश्चंस PYQs। तो मैंने क्योंकि ये हाईलाइट कर दिया है, आपको ये सब कुछ नहीं करना है, ये प्रैक्टिस के लिए है। मैंने थोड़ा ताकि आपको इंटरेस्ट आए, अगर स्टार्टिंग में आप बोर हो रहे हैं आंसर राइटिंग करने में। तो ये क्वेश्चन था कि क्षेत्रवाद भारत के विकास में किस प्रकार की बाधाएं उत्पन्न करता है। अब आपको सबसे पहले मीनिंग जानना है कि क्षेत्रवाद क्या होता है, बाधाएं मतलब क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है, क्षेत्रवाद एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र के लोगों द्वारा अपनी अनूठी भाषा, संस्कृति आदि से एकजुट होकर पहचान और उद्देश्य की समान भावना की अभिव्यक्ति है। अब क्योंकि इसने पूछा है कि बाधाएं क्या है, तो हमने पहले क्या है, क्योंकि 125 वर्ड्स का ये क्वेश्चन है, लिमिटेड वर्ड्स लिखने हैं, तो हमने 20 to 25 जो है वो इंट्रो में डाल दिया। देन उसके बाद हम जो 100 बचा उसमें 75% मेन बॉडी में डालेंगे और 25 वर्ड्स जो है वो हम कंक्लूजन में या 20 में कंप्लीट कर देंगे। तो जी उसके बाद है कि विकास में बनने वाली बाधाएं, आर्थिक असमानताएं, भौगोलिक रूप से संसाधनों का एक समान वितरण नहीं है, किंतु क्षेत्रवाद इस असमानता को और नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है तथा विकास में बाधाएं उत्पन्न करता है। एग्जाम्पल, बिहार से जैसे झारखंड अलग हो गया। अब मैं आपको बता दूं, ज्योग्राफी में आप भूगोल में पढ़ते हैं कि जो हमारी संसाधन है वो समान रूप से पूरे भारत में वितरित नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमें एक दूसरे स्टेट्स पे डिपेंड होना पड़ता है। बट अगर क्षेत्रवाद उत्पन्न हो जाता है तो हमारी आर्थिक इकोनॉमी जो प्रोसेस है उसको निगेटिव वे में इफेक्ट करता है। सेकंड है, राजनीति का स्थिरता आ जाएगी। अब क्योंकि राजनीति जो है वो हमारे विकास के लिए बनाया गया था, अगर राजनीतिक अस्थिरता आ जाएगी तो जो दल हैं वो एकजुट यूनिटी में होकर सेंटर हमारे नेशन के लिए डेवलपमेंट के कार्य करने की जगह पे अपने दल को देश की भलाई की जगह बजाय अपने क्षेत्र के हितों को बढ़ावा देने लगेंगे, तो ये हमारा जो है बाधा बनेगी। सामाजिक अशांति, जातीय, भाषाई, धार्मिक विभाजन पर आधारित एग्जाम्पल है जैसे मणिपुर हिंसा, महाराष्ट्र भाषाई मामला। अभी आपने प्रेजेंट में बहुत सारे स्टेट्स में भाषाओं से रिलेटेड समस्याएं देखी होंगी, ये कहीं ना कहीं क्षेत्रवाद को बढ़ावा दे रहा है, जो कि हमें एक दूसरे के प्रति जो भ्रातृत्व की भावना है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, कहीं ना कहीं हम उसको भी इफेक्ट कर रहे हैं निगेटिव वे में। फिर हमारे ये पॉइंट्स हैं कि आंतरिक सुरक्षा खतरे में। एग्जाम्पल, पंजाब में खालिस्तानी आंदोलन जो कि चल रहा है, आपने न्यूज़पेपर में या फिर करंट अफेयर्स में सुना होगा। पूर्वोत्तर में विद्रोह, अब इसका तो रीज़न है, जैसे आपने देखा होगा कि नॉर्थ ईस्ट के लोग सेंट्रल तरफ आते हैं तो कहीं ना कहीं उनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है ये कहकर कि आप अदर कंट्री के हैं, जबकि नॉर्थ ईस्ट जो है इंडिया का पार्ट है जो हमारा 7 सिस्टर्स में आता है। तो ये जो है आंतरिक सुरक्षा को भी खतरे में डालता है, क्योंकि अगर आप उन्हें अपना नहीं मानेंगे, आप उनको इंडियन नहीं मांगेंगे, तो आप उन पे अगर हार्श हो रहे हैं तो आपको उसका इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा। फिर होता है हमारा इफेक्ट जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध में भी, हम अंतर्राज्यीय हमारे जो स्टेट्स हैं वो एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करेंगे और फिर कहीं ना कहीं हमारी क्षेत्रीयता की भावना में जो है वो बाधाएं उत्पन्न करेगी। फिर हमने इंट्रो डाल दिया। इंट्रो में आपको कोशिश करनी है कि जो आपका कंक्लूज़न है वो निष्कर्ष जो है वो वे फॉरवर्ड हो, मतलब उसमें आपको सॉल्यूशन ही सजेस्ट करें एज आप जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में ज्वाइन करेंगे तो हो जाएगा। अतः क्षेत्रवाद से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था कि नागर शैली के मंदिरों की वास्तुकला विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अब आपने अगर आर्ट एंड कल्चर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि नागर शैली द्रविड़ शैली होती है, वेसर शैली होती है, जो दोनों का मिक्स होती है, बट जनरली नागर शैली उत्तरी भारत का और द्रविड़ियन शैली दक्षिण भारत का माना जाता है। तो इसने ये देखिए एक मंदिर पे क्या क्या है कि अर्धमंडप, मंडप, शिखर, आमलक, कलश और गर्भगृह, इनके बारे में हमें कुछ वर्ड्स लिखना है। क्योंकि वर्ड्स लिमिटेड है, 125 है, तो आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही लिखनी है। अब आप मंदिरों को, टेम्पल्स को पूरे इंडिया में जो भी नॉर्थ इंडिया में जो है वो मैप के थ्रू भी
दिखा सकते हैं ताकि एग्जामिनर को लगे कि आपको काफ़ी ब्रीफ नॉलेज है। ये इंट्रो है कि मंदिर वास्तुकला की नागर शैली उत्तरी भारत में हिंदू मंदिर वास्तुकला की सबसे प्रमुख शैली है। इसकी विशेषता ऊंचे घुमावदार शिखर, रेखीय शिखर, अलंकृत नक्काशी और जटिल ज्यामितीय आकृति है। इसकी विशेषताएं हो जाएंगी, आप इसको ग्राफ में भी बना सकते हैं। शिखर, यह ऊंचा घुमावदार शिखर होता है, इसे अक्सर जटिल नक्काशी और मूर्तियों से सजाया जाता है। सेकंड पॉइंट, मंडप, एक हॉल जो गर्भगृह के सामने स्तंभों वाला, जो धार्मिक समारोहों और प्रदर्शनों के लिए शिखर से जुड़ा होता है। और हो जाएगा गर्भगृह, मंदिर का आंतरिक भाग जहाँ मुख्य देवता को स्थापित किया जाता है। आप देखेंगे मंदिर में आप जैसे एंटर करेंगे, पहले एक डोर पड़ता है, उसके बाद एक चबूतरा आता है, उसके बाद एक छोटा सा एरिया आता है जिसमें आप अंदर जाते हैं। वहाँ से जनरली एक एग्जिट और एक एंट्री होती है, उसके वो गर्भगृह का मेन पार्ट है और वहीं पे हमारे देवता विराजमान होते हैं। आमलक, शिखर के शीर्ष पर एक क्षैतिज नालीदार डिस्क होती है, उसके ऊपर एक गोलाकार कलश होता है। जगती, एक ऊंचा मंच जहां भक्त बैठकर पूजा कर सकते हैं। उत्तर भारतीय मंदिर में ये लोकप्रिय है, आपने जनरली शिव मंदिर में देखा होगा, हमारे जहाँ पे नंदी भगवान या नंदी महाराज बैठते हैं, हम उनके आसपास जो है भगवान के दर्शन के लिए बैठ जाते हैं। महाकाल का मंदिर आपने देखा होगा, ऐसे ही है। वाहन, प्रमुख देवता का वाहन है जिसे अक्षीय रूप से मानक स्तंभ या ध्वज के साथ रखा जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं मैंने, जैसे खजुराहो मंदिर, कंदरिया का खजुराहो मंदिर महादेव का है। भुवनेश्वर लिंगराज मंदिर, ओडिशा में कोणार्क सूर्य मंदिर। और फिर हमने लिख दिया कंक्लूजन में, निष्कर्ष में 2 से 3 लाइन में कुछ 15 to 20 वर्ड्स। यह भारतीय शिल्पकारों और वास्तुकारों के कौशल और कलात्मकता का प्रमाण है। फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। 2 आंसर राइटिंग आज हमने प्रैक्टिस की है क्योंकि ये PYQ है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेंगे। और इनके लिए जो भी आप इन्हेंस करना चाहते हैं, आप करंट ऐड करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।